हेलो विद्यार्थियों, आज हम एक गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता रहा है और आज हम उसको यहाँ सॉल्व करके देखेंगे और उससे संबंधित और भी प्रश्न जो समस्याएं पैदा करते हैं उनको भी सरल करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज का ये प्रश्न लेकर के। प्रश्न है अपना, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो मैंने प्रश्न लिया है उसमें √3 को लिया है। यहाँ पर हम √2 भी ले सकते हैं, √5 भी ले सकते हैं, √7 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी अपरिमेय संख्या है उसको अपरिमेय कैसे सिद्ध करें, यानी उसको अपरिमेय क्यों कहते हैं, ये बात हम इसमें आज सिद्ध करके देखेंगे। और इसके सिद्ध करने का तरीका होगा कंट्राडिक्शन मेथड, यानी विरोधाभास। अर्थात हम इसके लिए जो बात मान करके चलेंगे उसका यहाँ पर प्राप्त होने वाला परिणाम विरोध करेगा। अर्थात जो बात मानी गई है उसका विरोध प्रकट होने पर यहाँ पर प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है विरोध करने वाली कंडीशन। तो उस विरोध करने वाली कंडीशन के आधार पर हम इस √3 को परिमेय कहेंगे या अपरिमेय कहेंगे, ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, यानी हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है, जबकि हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमने जो माना है वो है परिमेय संख्या। जब हम √3 को एक परिमेय संख्या मान रहे हैं तो इसको अंश बटे हर यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, एक अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि परिमेय संख्या वही होती है जो P/Q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। तो इसे हम एक अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अर्थात √3 = 1 अनुपात A/B के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। यानी ये अंश हो गया और ये हर। यहाँ पर आप x/y भी लिख सकते हैं, P/Q भी लिख सकते हैं, अन्य कोई अल्फ़ाबेटिक जो भी आपके पास है वो लिख सकते हैं। जहाँ पर A व B दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य से क्या मतलब है? सहअभाज्य का मतलब होता है कि यहाँ पर A भी अभाज्य है और B भी अभाज्य है और इन दोनों का ये अनुपात है। यानी जैसे अपन लिखें 3/5, ये सहअभाज्य संख्याओं का अनुपात है। ऐसे ही ले लें 5/7, 7/11, 11/13, ये सभी इस प्रकार के अनुपात हैं, वो सहअभाज्य संख्याओं के अनुपात होते हैं। यानी अंश और हर में प्रयुक्त की जाने वाली क्रमागत अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका अनुपात है A/B। यानी हमने यहाँ क्लियर कर दिया है कि A और B दोनों ही अभाज्य हैं, अर्थात इनमें इनके अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता है। अब हम आगे शुरू करते हैं। यहाँ इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो √3 का स्क्वायर और = A/B का भी स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है तो 3 = A² इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं A²
बटे 3 बराबर बी स्क्वायर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ देखो क्या स्पष्ट हो रहा है, यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि ए स्क्वायर में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और उसका परिणाम आ रहा है बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यहाँ पर होने आने वाली संख्या क्या है, भाज्य है, क्योंकि ए स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अंकगणित का एक मूलभूत प्रमेय हमने पढ़ा है, वो ये बात स्पष्ट करता है कि जब किसी संख्या के वर्ग में किसी अन्य संख्या का भाग देते हैं और वो पूरा पूरा चला जाता है, जैसे 4 के स्क्वायर में मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, तो निश्चित रूप से ये 8 बार जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी संख्या के वर्ग में यदि भाग जा रहा है तो उसकी मूल संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके अलावा हम इसके और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ले लें अपन 6 के स्क्वायर में 3 का भाग देते हैं, तो ये भाग चला जाता है 12 बार, और 6 में भी 3 का भाग चला जाता है 2 बार। यानी ये अंकगणित का एक मूलभूत प्रमेय है जिसमें ये परिणाम बताया गया है कि संख्या के वर्ग में यदि किसी संख्या का भाग जा रहा है तो उसकी मूल संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ भी यही स्पष्ट हो रहा है कि यदि संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से लिख देंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, अतः ए स्क्वायर में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तब स्पष्टतः ए में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये बात यहाँ क्लियर हो गई अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से, यानी कि ए स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो ए में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो कंडीशन प्राप्त हो रही है, अभी हमने लिखा ए में 3 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, जबकि हमने कहा है कि ए तो अभाज्य है, और यहाँ स्पष्ट हो गया कि 3 भाज्य है, अर्थात मानी गई इस बात का यहाँ पर विरोध प्रकट हो गया है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं और बी के लिए कंडीशन निकालते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है कि ए में 3 का भाग जा रहा है, तो हम लिख देंगे ए बटे 3 बराबर, मान लो कि ये एक परिणाम के बार जा रहा है, यानी ए में 3 का भाग हमने जाना बताया है तो वो कोई ना कोई यहाँ पर परिणाम प्राप्त होगा, उसको हमने के मान लिया है। तो यहाँ से हम ए का मान प्राप्त कर लेंगे 3 के, और ये इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह, यानी 1 की जगह यहाँ पर ये ए वाला मान रखेंगे 3 के, तो ये 3 के का स्क्वायर बटे 3 चल रहा है इक्वल टू बी स्क्वायर है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये 9 के स्क्वायर बटे 3 इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी यहाँ क्लियर हो गया 3 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आ रहा है आपके पास बी स्क्वायर बटे 3 बराबर के स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 1 को देखिए, जो परिणाम समीकरण 1 स्पष्ट कर रही थी कि ए स्क्वायर में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, वही शर्त समीकरण नंबर 3 भी स्पष्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ बी स्क्वायर में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये बात यहाँ भी स्पष्ट है, लिख देंगे हम, अतः बी स्क्वायर में 3 का पूरा पूरा भाग
जाने के कारण b में भी 3 का पूरा भाग जाएगा। यानी यहाँ भी हम अंकगणित के उस मूलभूत प्रमेय को काम में ले रहे हैं, ये वाली, कि जब किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग जा रहा है तो मूल संख्या में भी भाग जाएगा। वही कंडीशन यहाँ भी लिखी है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हमने b को भाज्य साबित कर दिया है, जबकि यहाँ पर हमने b को भी क्या माना था, अभाज्य माना था। तो यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 ये वाली और कंडीशन नंबर 2 ये वाली, ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पर जो हमने बात मानी थी a और b से अभाज्य हैं, उस बात का विरोध कर रही हैं। यानी यहाँ पर a और b को अभाज्य बताया गया है, जबकि कंडीशन के दौरान हमने पाया है कि यहाँ पर a और b दोनों ही भाज्य हैं, अर्थात मानी गई बात का यहाँ विरोध प्रकट हो गया है। तो ये हम यहाँ पर लिखते हुए इसके परिणाम को स्पष्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, अर्थात दोनों ही शर्तों में मानी गई शर्त a व b अभाज्य संख्याएं हैं, उस बात का विरोध प्रकट करती हैं, विरोध प्रकट करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि √3 यहाँ देखो परिमेय संख्या मानी थी और हमने कह दिया है कि मानी गई बात का यहाँ विरोध प्रकट हो रहा है, तो इसका मतलब √3 परिमेय तो नहीं है, तो फिर क्या लिख देंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कोई भी अपरिमेय संख्या लेकर उसको इस प्रतिबंध के आधार पर अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। इसमें आपको केवल संख्या यहाँ वाला पोर्शन बदलना है, ये वाला √2 ले रहे हैं तो यहाँ √2 प्रयुक्त कर दीजिए, उसके आधार पर शर्तें लिखी जाएंगी। अगर आप √5 ले रहे हैं तो यहाँ 5 प्रयुक्त करते हुए इस शर्त को आप इसी प्रकार लिख दीजिए। तो यहाँ प्रत्येक प्रश्न यहाँ से इस विधि द्वारा सरल किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कम से कम 1 नंबर का या 2 नंबर का हर बार पूछा जाता है और उसको विद्यार्थियों को हल करने में कठिनाई प्रकट होती है। इसलिए ये समझने की बात है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रख लें कि हम मान क्या रहे हैं और कंडीशन में शर्त क्या आ रही है, और स्पष्ट इन दोनों में विरोधाभास होने की स्थिति में अपनी शर्त अप्रूव हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों से कि आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई है तो इसे हल करने की कोशिश करें और भी विद्यार्थियों को बताने की कोशिश करें, और अपना ये चैनल देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।